बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना रब्बे करीम के लिए और तमाम दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए, वेरी काइंड ऑफ यू। उसके बाद ये जो टीम सामने बैठी हुई है, इसमें मैं चीफ़ इलेक्शन ऑब्ज़र्वर हूँ पीटीआई की तरफ से, और ये मेरे साथ जो है ये इलेक्शन की मॉनिटरिंग टीम है सारी। सबसे पहले मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमने ये इलेक्शन जीत लिया है, और जो हारा है ये धांधली से नहीं हारा बल्कि बदमाशी से हारा है, जो आपको स्टेटिस्टिक्स ऑफिशियली मिल रहे हैं। याद रहे, नज़रिया कभी नहीं मरता। नज़रिए को आप उसकी आवाज़ को बंद कर दें, उसको जेल में डाल दें। नज़रिया बाद औक़ात लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन नज़रिए की डेथ कभी नहीं होती, नज़रिया कभी नहीं मरता। ये इस इलेक्शन ने साबित कर दिया है। आवाज़ भी बंद कर दी गई, उस शख्स को भी बंद कर दिया गया, लेकिन इमरान खान का नज़रिया ज़िंदा रहा, वो नहीं मर सका। और जो लोग कहते थे कि जनाब इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, वो ख़ुद आज सियासी यतीम बन गए और मुख्तलिफ़ हरबों से अपनी सियासी बैसाखियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में और पब्लिक स्कूल पॉलिसी में एक चीज़ पढ़ाते हैं हमेशा, ब्यूरोक्रेट्स को भी, मिलिट्री और सिविल को भी, कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ मदर ऑफ ऑल द सिस्टम। कि पूरे निज़ाम का जो महवर है वो पॉलिटिकल सिस्टम है, और पॉलिटिकल सिस्टम का जो महवर इंटेग्रिटी पिलर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जान, जिस तरह तोते में उसकी जादूगर की जान होती थी ना, जिनकी, उसकी जान होती है इलेक्शन के अंदर। और इस इलेक्शन का जो प्रोमोटर होता है, इस इलेक्शन का जो फैसिलिटेटर होता है, इस इलेक्शन को जो टोटल असिस्ट करता है, निगरानी करता है, और इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ को असिस्ट करने की उसकी जिम्मेदारी बनती है, फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी बनती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और याद रहे, ये दस्तूरी जो है वो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, स्टैट्यूटरी नहीं है, कानूनी नहीं है, ये दस्तूरी है। लेकिन अफसोस कि ये एक कैंप ऑफिस बना रहा, एक मखसूस मिशन को अकम्प्लिश करने का, और इस दफ्तर ने हर तरह का वो हथकंडा इस्तेमाल किया एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने में। मैं उसकी अभी डिटेल में आऊँगा, और ज़्यादा डिटेल आप जानते भी हैं। इलेक्शन की शफाफियत जो है वो पूरे इस निज़ाम का बेसिक फंडामेंटल बुनियाद रखती है। और इसी शफाफियत को इंश्योर करने के लिए, अगर आपको याद हो, तो इमरान खान ने बहुत ज़ोर लगाया था कि इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है, मशीन होनी चाहिए। और याद रहे कि 64 ऐसे धांधली के चांसेस होते हैं जो सिर्फ मशीन की वजह से दुनिया में जो राइज है, निज़ाम ख़त्म हो सकते हैं। और प्रेसिडेंट की आज जो स्टेटमेंट कल आई है, उसने इस पे मोहर सब्त कर दी है कि अगर इलेक्शन वोटिंग सेल मशीन होती तो ये सारा मामला ना होता। दस्तूर की तरफ अगर हम आते हैं तो याद रहे कि दस्तूर पाकिस्तान का प्रीएम्बल क्या है, कि हकीमियत अल्लाह ताला की इस सारी कायनात के ऊपर, और उसके हुक्मों पे अमल दरामद अवाम की मंशा से दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक, जो कि हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये बेसिक फंडामेंटल हमारा पीटीआई का भी यही टोटल एंडेवर और कोशिश ये है कि इस तरह से इस निज़ाम को चलाया जाए। अभी मैं वन बाई वन आता हूँ कि इस पूरे मामले में जो हमारी मॉनिटरिंग टीम थी, उससे क्या क्या डेटा इकट्ठा किया, क्या हमारा क्लेम है। आज की जो ब्रीफिंग है वो सिर्फ नेशनल असम्बली की सीट्स के ऊपर है,
जो एथेंटिक डेटा फॉर्म 45 के हिसाब से याद रहे कि इलेक्शन की जो वालदा साहिबा है ना टोटल, वो फॉर्म 45 है, 47 नहीं है। ये मदर फॉर्म है। इसी ने बेटा या बेटी को जन्म देना है तो 47 बनता है। 47 जिन्होंने फज करने की कोशिश की है, दरअसल थोड़ा सा वो गलती पे चले गए हैं। 45 जो है वो इसका मदर फॉर्म है पूरे इलेक्शन प्रोसेस का। सबसे पहले यहाँ से लेते हैं कि आपको याद होगा, याददानी के लिए इंसान की मेमोरी थोड़ा कमज़ोर है, कि हमारे इलेक्टोरल रोल्स और पोलिंग स्कीम्स को तब्दील किया गया। उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटलिटी हमारे साथ की गई। आप गवाह हैं इस बात के कि हमारे पेपर्स नाके लगाकर, एम्बुश लगाकर जो है ना हमसे छीने गए, हमारे जो कैंडिडेट से। 70% हमारे कागजात आरओज़ ने रिजेक्ट कर दिए। 70% डेटा है हमारे पास, और 90% आरओज़ के जितने भी ऑर्डर्स थे 90% जो है अदालतों ने रिजेक्ट कर दिए। यहीं से आप एक ख़ास अमल को, यानी कि पल्स को आप देख सकते हैं। कभी रिजेक्शन इतनी परसेंटेज पेपर्स की कभी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुई। हमारा 1.5 साल तक फैसले को रोका गया, इलेक्शन कमीशन ने फैसले को रोका, और एन 13 जनवरी को हमारा बैट का सिंबल हमसे ले लिया गया और हमें बैंगन, बाजा, बकरी ये निशान दे दिए गए। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से उसी बाजे ने बाजा बजा दिया। इलेक्शन कैंपेन हम इवन हुजरों में बैठ के कन्वेंशन करने की हमने कोशिश की, हमें नहीं करने दी गई। इलेक्शन कैंपेन हम कहीं भी नहीं कर पाए। बाकी लोगों ने हर तरह की कैंपेनिंग की, जलसे किए, सब कुछ किया। फिर एन इलेक्शन डे के ऊपर तमाम जो है वो नेटवर्क, जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क था, उसको बंद कर दिया गया। और अगर आपको याद हो तो जो बीबीसी की नुमाइंदा थी कैरोलिन, उसने पूछा कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये आपने फैसिलिटी क्यों बंद की? क्योंकि 8300 के ऊपर वोटर ने मालूम करना होता है कि उसने वोट कहाँ पे डालना है। तो उनका बड़ा मासूमाना सा जवाब था कि जी उनको पहले पता कर लेना चाहिए था। तो आप पहले इंटीमेट कर देख ना, हमने 8 तारीख को बंद करना है, तो फिर हम बंद कर लेते बंदोबस्त। तो ये उनका जवाब था। उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 66 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, जिसमें से 46 पंजाब के अंदर हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया नेशनल असम्बली के हलकों में। 66 और उसमें से 46 पंजाब के अंदर है। और सेक्शन 13 के तहत पोलिंग एजेंट्स जो है ना वो साइन करके, स्टैम्प करके बाकायदा उसको देना होता है, पोलिंग एजेंट को वो देना होता है, फॉर्म 45 देना होता है। तो ये वो हल्के हैं जहाँ पे हमारे पोलिंग एजेंट को बैठने ही नहीं दिया गया। अगर आप आते हैं तो सेक्शन 97 के तहत बेसिक जो वायलेशन ऑफ इलेक्शन एक्ट है, उसकी ये की गई कि नुमाइंदे के सामने जो होता है, कंटेस्ट कर रहा होता है इलेक्शन, उसके सामने बिठा के आपको कंसोलिडेशन करनी होती है। हमें कंसोलिडेशन नहीं करनी देगी, बल्कि हमारे लोगों को धक्के मार कर आरओ की ऑफिस से निकाला गया। आपने ये भी देखा है कि जमात इस्लामी और पीटीआई ने पब्लिकली ये बताया है, एडमिट किया है, हमने बताया सबको कि जनाब हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके तहत 47 नहीं बने। ये पब्लिक हो चुकी है चीज़ें। तकरीबन अगर अदालतों ने हमें इंसाफ दिया तो 180 के करीब नेशनल असम्बली की सीटें हमारी फॉर्म 45 के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बनती हैं। ये 170 और 180 जो है इज़ अ राउंड फिगर। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि बाद
यहाँ पे मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये तुखम पाकिस्तान में से बहुत कम हो गया है, उन आरओज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने स्टैंड लिया और उन्हें फेयर और फ्री इलेक्शन की जो है ना पूरी सपोर्ट की और फॉर्म 47 सही 45 के तहत बनाया। ये पूरी कौम उनको सलाम करती है, उनकी इस हिम्मत और करेज को रिकग्नाइज़ करती है। और नेमिंग और फेमिंग हम लिस्टें बना रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसे लोगों को हम मीडिया में प्रोजेक्ट करेंगे, अपने तौर पर रिकग्नाइज़ करवाएंगे, बिकॉज ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करना, रिकग्नाइज़ करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ ये भी बता दूँ कि ब्लेमिंग और शेमिंग भी होगी। जिन आरओज़ ने ये धांधली की है, और मैं पीपीसी कोर्ट करने लगा हूँ जिसमें 10 साल कैद होती है, हम उनको ब्लेमिंग और शेमिंग भी करेंगे और वो लिस्टें भी हम तैयार कर रहे हैं जिन्होंने अवाम की इस अमानत के साथ बदयांती की है, ख़यानत की है। बहुत बड़ा ये जुर्म जिन्होंने किया है। वो ये ना सोचें कि वो निकल जाएंगे या वो आप इस चीज़ से जो है ना उनका छुटकारा हो जाएगा। और पीपीसी 409 के तहत 10 साल कैद है। ये मैं वार्न करता हूँ कि जिन्होंने अभी भी जो लगे हुए हैं तो इस चीज़ से बात आ जाए। अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया को देखें, CNN, BBC, TRT, RT, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम, सब ने इन इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन रेज किया। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। और BBC के कॉरस्पॉन्डेंट्स की बात मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 25 हलके ऐसे हैं जिसमें से 23 पंजाब के अंदर हैं जहाँ जो विनिंग नंबर है वो रिजेक्शन से कम है। 15,000 तक भी वोटें रिजेक्ट हुई हैं। मुझे ये बताएं कि इस 21वीं सदी के अंदर ये मुमकिन है। टोटल 25 हलके हमने रिकग्नाइज़ किए हैं ऐसे हैं जिनका रिजेक्शन का नंबर जो विनिंग मार्जिन है उससे ज़्यादा है और 15,000 तक भी फिगर जाती है। और इससे इल्ला माशाल्लाह 23 जो है सिर्फ पंजाब के। तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं कंक्लूड करूं बात को, तो 1/2 मेजॉरिटी नेशनल असम्बली के अंदर हमारी है फॉर्म 45 के हिसाब से। 75% KP की है। 16 सीटें कराची में हमारी नेशनल असम्बली की गई हैं और 30 जो है ना वो सिंध असम्बली की गई हैं। और आपको पता है जमात इस्लामी ने, GDA ने, तारीक लब्बैक ने, में बहुत सारे उम्मीदवारों ने हमारे हक़ में दस्तबरदार हो गए कि ये जो FL मैंडेट है ये इमरान खान को वोट पड़ी है, हम इसके हक़दार नहीं हैं, लिहाजा हम इससे दस्तबरदार होते हैं। और लश्कर रईसानी साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख ली होगी, उन्होंने बरमला कह दिया कि अवाम ने वोट जो है इमरान खान को दिया है। हमारा हक़ नहीं बनता कि हम जो है ना अवाम के मैंडेट के ख़िलाफ़ जो है वो जाके असम्बली में बैठे। नवाज शरीफ साहब दोनों हलकों से, जिस तरह ये सूरज को मैं कहूँ नहीं ये रात है तो वो तो बस अगर आप मान लें तो ठीक है, लेकिन रोज़े रोशन की तरह ये साबित हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब दोनों हलकों से हार चुके हैं। अभी जो जिगरी पोखरी की जा रही है मानसरे वाले हलके को चेंज करने की, तो वो भी आपके सामने है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक हलके की मिसाल, एक दो की मिसाल दूंगा। हमारा 262 बलूचिस्तान में, जिसमें आदिल बाज़े साहब हमारे एक ही असम्बली की सीट थी, वो कल उनके घर पे छापा पड़ा है और वो कल से गायब हैं, वो हमें मिल नहीं रहे। मुझे लगता है कि उनको कहीं किडनैप न कर दिया गया हो। हमारी एक ही सीट थी नेशनल असम्बली की। NA 163 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस जिसे कहते हैं ना। हमारी 96,710 अदरवाइज़ हमारी वोटें हैं फॉर्म 45 के हिसाब से। इसमें जो PML-Z है उसकी जो है वो तीसरे नंबर पे है, उसकी 58,000 है और नून लीग की 74,000 है। और जिताया किसको गया? तीसरे नंबर वाले को, एजाज़ुल हक साहब को, जो कि 58,000 सीट्स वोट्स हैं उनको इसमें जिताया गया है। ये वो सूरत हाल है जो टोटल है ओवरऑल। ये 38 वो सीटें हैं जिसके 45 के हिसाब से हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। एडिशनल टू चूँकि नंबर है हमारा ऑलरेडी तकरीबन 93 है, उसमें अब ये 38 कर लें। अभी तक 131
सीटें हमने फॉर्म 45 के हिसाब से कंसोलिडेट कर ली हैं और हमने 180 तक इंशाल्लाह पहुंचना है। 170 प्लस है, ये 78, 79, 80 के करीब है। इसमें ये डाटा आपके सामने गूगल लिंक हमारा मौजूद है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप ये देख सकते हैं। ये जो 38 हैं इस पे हमने काम कर लिया है और बाकी पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम जारी है और ये तकरीबन 180 का फिगर जो है हमने अचीव कर लेंगे और जो हमारे पास डाटा इस वक्त तक सारा मौजूद है। ये बाकी इंफॉर्मेशन भी आप इसके अंदर हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई ख़ास सवाल पूछिए। ने प्रॉब्लम की है उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, कम से कम और कुछ नहीं, केपी में तो आप लोगों की हुकूमत बन रही है इंशाल्लाह। तो क्या आप लोग उन लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे ताकि बाकी सूबों के जो आरोज हैं उनको भी पता हो कि उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है? दूसरा, आपके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो कब होने जा रहे हैं। पहला सवाल आपका ये है कि आप हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि ये फेडरल के नीचे आते हैं जो आरओस हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। और फिर नहीं, मेरी बात पूरी सुन लेना। इसमें डेफिनेटली जब हम आवाज़ उठाएंगे तो हम सिर्फ टारगेट केपी के नहीं करेंगे, हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि लीगल एक्शन लेना है तो अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ अगेंस्ट होना चाहिए, ना कि हम टारगेट कर लें सिर्फ केपी के वालों को बाकी छोड़ दें। दूसरी बात, जो इंटर पार्टी कानून के मुताबिक, हाँ ऑफ कोर्स कानून के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है इंशाल्लाह, और वो जल्द उस तैयारी के हिसाब से डेट अनाउंस कर दी जाएगी। अब साहब, बड़ी तादाद में आपने हालिया इलेक्शन की जो धांधली ली है उसको आपने अपने इल्ज़ामात को आपने बताया, उसमें बताया है तफसील के साथ। ये 2018 में पीटीआई के कैंडिडेट्स और जीडीए के कैंडिडेट्स के खिलाफ भी इसी तरह के इल्ज़ामात आए थे, जिसमें से कासिम सूरी के खिलाफ केस जो है वो अभी अदालत में चल रहा है और 6 साल से तकरीबन उसका फैसला नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि कासिम सूरी वाला जो केस है वो और ये एक ही मिसाल है कि ये अलग अलग कोई दो अलग अलग इक़दाम है? मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज ये अदलिया का काम है कि उसे कैसे किस वक्त पर डिसीजन लेना है, बिकॉज यहाँ से चीज़ें ट्रिब्यूनल के बाद चली जाएंगी जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी ने जो करना है उससे भी तनकीद नहीं कर सकता। अब साहब ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने अभी ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर जो टर्न आउट है ये मशकूक है, इसके ऊपर भी तहकीकात होंगी, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी तक आप तो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 के मुताबिक 180 के करीब सीटें आपके पास हैं, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा खैबर पख्तूनख्वा का भी कह दिया है कि उधर टर्न आउट जो है ये मशकूक है। टर्न आउट मशकूक को साबित करने के लिए आप किस चीज़ को रेफ़र करेंगे? फॉर्म 45 को, जिस पे दस्तखत किसके होंगे? आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। तो अगर वहाँ पे दस्तखत मौजूद हैं और फॉर्म 45 मौजूद है तो फिर उसको कैसे कह सकते हैं कि वो बंदा वहाँ पे था ही नहीं या वो वोट पोल हुआ ही नहीं है और वो जो टर्नओवर जो है वो फ्रॉडलेंट है? मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि जिन हलकों में आप लोग आज़ाद कैंडिडेट जीते हैं उनका तो कबूल कर रहे हैं, जिन हलकों में हारे हैं उनके हवाले से उनका रिएक्शन आ रहा है और दूसरों के हवाले से वो मौक़िफ़ कुछ और पेश कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो हलके हम जीते हैं, जो हलके हम हारे हैं, हम जीतने वालों को भी 45 पे बेस कर रहे हैं और हारने वाले जो हैं उनकी भी जीत अपने 45 पे बेस करके कर रहे हैं। हम कोई ऐसे ऑफ द कफ से कहते हैं ना, विश नहीं कर रहे कि इतने होने चाहिए। हम स्टेटिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, हम अपने जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर है उसके तहत बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि ये पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि आप कौमी असम्बली का इजलास केपी के अंदर बुला रहे हैं, तो ये क्या कोई ऐसी कोई इसमें कोई किस हद तक जो है सुधार कर? नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हो ही नहीं सकता कि आपने सदर को दिया तो नहीं। हम देखिए नहीं, मैंने ऐसी बात कोई प्लानिंग, कोई ऐसी बात ये हो भी नहीं सकता कि आप नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो बुला लें। जब आपके रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया जा रहा तो पूरे सोशल मीडिया पे यही है कि वो आप केपी के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो गैर कानूनी बात है। हम स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेट के किसी लॉ के अगेंस्ट ना पीटीआई जाती है ना पीटीआई जाएगी, ना हमारा ये ट्रेंड है। जी प्लीज़ इधर से आप पूछ रहे थे। मैं सवाल कर रहा था कि माजी में आप लोगों ने उस्मान बुज़दार पर भरोसा करके पंजाब उसके हवाले किया था और अब अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हवाले किया है। क्या आप समझते हैं कि वो क्रेडिबल बंदा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलों को संभाल सकेंगे? ये आपको किसने किया कि हमें अली गंडापुर को हम दे रहे हैं? ये आपकी अपनी एजम्पशन है। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। मुझे जब तक ऑफिशियल पार्टी जो है ना कम्युनिके नहीं आता तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सवाल ले लीजिएगा। ऐसी खबरें आ रही है कि फॉर्म 45 भी फेक तैयार किया जा रहा है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो आपके पास है ओरिजिनल है, जो फेक तैयार किए जा रहे हैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिर्फ हमारे पास ही तो नहीं है, जमात इस्लामी के पास भी है ना, तारीक लबैक के पास भी है ना, वो भी जा रहे हैं कोर्ट में अगर हमारे साथ, वो भी अगर क्लेम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? अब असीस साहब फाफत ने एक रिपोर्ट जारी की है हालिया जो इंतखाबात है इसके ऊपर, जो उन्होंने निशानदेही की है कि 135 ऐसे हल्के हैं जहाँ पे धांधली या बेज़ाब्तियाँ आरोज ने की हैं। उन 135 में से 46 हल्के वो हैं जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं, 43 वो हैं जहाँ पे नून लीग के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं और 28 वो हैं जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। तो क्या आप उनकी इस धांधली की निशानदेही को इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे? ऑलरेडी बता रहा हूँ ना, ये जो आप स्टेट आपको मिलेगी इसमें ये इसी तरह से है, जहाँ हमारी बढ़ रही हैं उनकी कम हो रही हैं, जहाँ हमारी उस लिहाज से 45 के हिसाब से ही अब चलेंगे। इसको ऑफ कह देना कि कितनी हैं, 45 के हिसाब से हमने ये डेटा आपको यहाँ रख दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या है अब आपकी? आप पहले सवाल कर चुके हैं सर, सवाल इस साइड से, ये लेफ्ट एरिया हो गया। नहीं, सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, अगला लाहे अमल आपका सॉलिड किस्म का लाहे अमल क्या है? सॉलिड किस्म का लाहे अमल ये है जो मेरा जिस टीम को मैं हेड कर रहा हूँ, मैं उसकी सॉलिड आपको वे फॉरवर्ड बता देता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं नेशनल असम्बली की, हमारा सेल इस पे काम कर रहा है, हमने 180 तक पहुँचना है। इस तरह प्रोविंशियल असम्बली का 1 या 2 दिन के बाद में फिर प्रेशर आपको दूंगा, हर एक प्रोविंशियल असम्बली का फॉर्म 45 के हिसाब से फिर आपके सामने डेटा पेश करेंगे और इंशाल्लाह असम्बलियाँ बैठने से पहले हम आपको कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स दे देंगे और ये बताएंगे कि असल असम्बली क्या है और जो अंदर बैठी है वो नकल असम्बली क्या है, वो आप खुद ही जो है ना मीडिया उसको जज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।